मैप सभी को पसंद हैं, बस सिर्फ उन मर्दों को नहीं जो कि ड्राइव करते हुए रास्ता पूछना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। खैर, ये मजाक की बात नहीं है कि डायरेक्शन के अलावा भी मैप्स बहुत कुछ बता सकते हैं। शुक्र है इंटरनेट का कि आप जो भी कल्पना करेंगे मैप्स वो दिखा सकते हैं। पॉपुलेशन इंडिकेटर से लेकर हिस्टोरिकल गलतफहमियों तक, आइए कुछ ऐसे नक्शों के बारे में जानते हैं जो आपकी दुनिया देखने के नजरिए को बदल देंगे। दुनिया भर में पॉपुलेशन डेंसिटी। हम जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो कि रहने लायक नहीं हैं, जैसे चिलचिलाते रेगिस्तान, आर्कटिक टुंड्रा और ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा। तो हम इस ग्रह पर रहने वाले 7.8 बिलियन लोगों को कहां रख सकते हैं? ये एक वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी मैप है जो दुनिया भर में पर स्क्वायर किलोमीटर लोगों की संख्या को दिखाता है। हल्का हरा रंग दुनिया के अलग अलग राज्यों और प्रांतों में पर स्क्वायर किलोमीटर में 0 से 10 लोगों को इंडिकेट करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कनाडा, रशिया और चाइना के तिब्बत प्रांत जैसी जगहें उबड़ खाबड़ इलाकों और कठोर मौसम की वजह से उजाड़ दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे घनी आबादी वाले एरिया जैसे चाइना के ईस्ट कोस्ट, भारत और यूरोप के कुछ हिस्सों में पर किलोमीटर 1000 से अधिक लोग हैं। यहाँ रहने वाले लगभग 4.6 अरब लोगों के कारण एशिया सबसे घनी आबादी वाला कॉन्टिनेंट है। इसके बाद अफ्रीका में 1.3 बिलियन, यूरोप में 747 मिलियन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 653 मिलियन और फिर उत्तरी अमेरिका में 368 मिलियन और अंत में ओशिनिया में सिर्फ 42 मिलियन आबादी है। यार, अचानक दुनिया की भीड़ थोड़ी सी कम लगने लग गई है ना। अमेरिका की तुलना चांद से। ये समझना हमारे लिए मुश्किल है कि अमेरिका कितना बड़ा देश है, तो इसे नापने के लिए हम चांद को एक स्केल के रूप में मान लेते हैं। चांद का कांस्टेंट डायमीटर 3474 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के डायमीटर का केवल 27% बनता है। पृथ्वी एक पोल से दूसरे पोल तक 12,715 किलोमीटर बनता है। इससे आप इस बात का बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका कितना बड़ा है, वो भी अलास्का या हवाई को इसमें शामिल किए बिना। इस तस्वीर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनाइटेड स्टेट्स 4,654 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये पॉइंट एरिना, कैलिफोर्निया से वेस्ट क्वडी हेडमैन तक है। देखा जाए तो अमेरिका का ये वर्जन चांद के लगभग आधे हिस्से को कवर कर सकता है। क्या कोई नील आर्मस्ट्रॉन्ग को फिर से जिंदा कर सकता है? हमारे पास करने के लिए बहुत काम है मेरे भाई। एंटीपोड मैप। क्या आपको कभी धरती का सैंडविच बनाने का ख्याल आया? ये तब होता है जब ब्रेड के 2 टुकड़ों को पृथ्वी के 2 एकदम अपोजिट पॉइंट्स पर रखा जाता है। ये मजाक नहीं है, आजकल के बच्चे सच में यही करते हैं। बहरहाल, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको एक एंटीपोड मैप की जरूरत पड़ेगी। पृथ्वी जैसे गोल ग्रह पर एंटीपोड तो वो पॉइंट्स हैं जो सबसे दूर होते हैं। इसलिए अगर आप इस सैंडविच को अमेरिका में कहीं भी बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको हिंद महासागर के बीच में एक दोस्त की जरूरत पड़ेगी। जमीन पर बहुत कम ऐसे स्थान हैं जिनमें समान एंटीपोड होते हैं। ग्रीनलैंड से अंटार्कटिक तक का अच्छा सैंडविच बन सकता है। स्पेन और न्यूजीलैंड तक भी ठीक रहेगा, या शायद एक मसालेदार अर्जेंटीना और चीन सैंडविच। कभी कभी इंटरनेट से प्यार हो जाता है मेरे दोस्त। अमेरिका में अमीरी और गरीबी। अमेरिका न केवल अपने राज्य की सीमाओं से बल्कि अपने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी बटा हुआ है। इस वजह से यहाँ का ग्रामीण और शहरी पॉपुलेशन के बीच कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। ESRI का 2018 के सर्वे शहरी इलाकों के हिसाब से हाउस होल्ड इनकम को 4 रेंज में डिवाइड करता है। इन नक्शों पर हल्के रंग के डॉट्स परिवारों की प्रतिवर्ष $1,00,000 से अधिक की इनकम दिखाते हैं। बैंगनी रंग में $50,000 से $1,00,000 तक, गुलाबी में ये $50,000 से $25,000 तक और नारंगी में $25,000 से कम वाले एरिया दिखाते हैं। लॉस एंजलिस में किए गए सर्वे से पता चलता है कि कम कमाई वाले शहर ज्यादातर अमेरिका के अंदरूनी हिस्सों में हैं, खासकर डाउनटाउन और साउथ लॉस एंजलिस इलाकों में। सेंटा मोनिका, टॉरेंस और ऑरेंज कंट्री के कोस्टल रीजन्स विशेष रूप से $1,00,000 से अधिक की कमाई करने वालों की आबादी में आते हैं। यहाँ न्यूयॉर्क में मैनहट्टन और ब्रोंक्स के बीच एक क्लियर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, लेकिन ये उनके बीच के गहरे फर्क को दिखाता है। $25,000 से अधिक की कमाई करने वाले परिवार क्वींस में रहते हैं, जबकि आसपास के सभी इलाकों में विशेष रूप से $10,000 या उससे अधिक कमाई करने वाली आबादी है। जूम आउट करने से आपको बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। यूनाइटेड स्टेट्स में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन रूरल और अर्बन एरिया के बीच के फर्क को साफ दिखाता है। मिसिसिपी, केंटकी और जॉर्जिया जैसे रूरल स्टेट्स देश में सबसे अधिक गरीबी के घर हैं, जबकि न्यूयॉर्क, शिकागो और वाशिंगटन जैसे शहरी इलाके
भारी मात्रा में दौलत का केंद्र हैं। भाई मिल मार्ट का खाना सिर्फ बच्चों या कम्युनिस्ट के लिए है। मर्केटर प्रोजेक्शन, और अब वो नक्शे जिन्हें स्कूल वाले आपको सिखाने से डरते थे, ये दुनिया का एक सटीक नक्शा लगता है ना? गलत। ये प्रसिद्ध मर्केटर प्रोजेक्शन है जिसे 1569 में डिजाइन किया गया था। लीनियर स्केल पैमाने पर बेस्ड होने की वजह से इसने दुनिया भर के सेलर्स के लिए नेविगेशन को आसान बना दिया और इसलिए ये एक स्टैंडर्ड नक्शा बन गया। इसके इसी साइड इफेक्ट की वजह से नक्शा इक्वेटर से दूर की चीजों के साइज को बढ़ा देता है, जिससे चीजें बड़ी दिखाई देती हैं, जबकि असल में वो साइज का केवल 10वां हिस्सा होती हैं। यदि आप किसी देश का रियल साइज देखना चाहते हैं तो 2018 में बने इस एनिमेशन को देखें। ये हर देश के रिलेटिव साइज को मैच करने के लिए सही किए गए मार्केटर प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करता है। तो एक्चुअली दिखने में ग्रीनलैंड अफ्रीका के साइज का दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इसका मास अफ्रीका के अंदर 14 गुना ज्यादा बड़ा फिट होता है। वैसे दिखने में रशिया अमेरिका से 4 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है, पर असल में ये इसके 2 गुने साइज का है, जबकि साउथ अमेरिका से तो ये बड़ा है। अलास्का नक्शे पर उतना एरिया घेरता हुआ दिख रहा है जितना कि ब्राजील, जबकि ब्राजील अलास्का से लगभग 5 गुना बड़ा है। तो हो सकता है कि आप स्कूल गए हों, लेकिन आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना है मेरे दोस्त। पहुंचने में सबसे मुश्किल पोल्स। क्या आप भी लोगों से नफरत करते हैं? क्या सब लोगों से? तो मेरे पास आपके लिए एकदम सही नक्शा है। ये ओशन पोल तक पहुंचने का सबसे मुश्किल पॉइंट है। ये पृथ्वी पर उस जगह को बताता है जहां आप किसी भी जमीन के टुकड़े से सबसे दूर होते हैं। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि जमीन के निकटतम पॉइंट से लगभग 2688 किलोमीटर दूर है। ये इतनी दूर है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ऊपर से गुजरने वाले अंतरिक्ष यात्री कभी कभी इसके सबसे करीबी इंसान होते हैं। इसके अकेलेपन की हद कह सकते हैं आप इसे। स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर यह नक्शा उन लोगों के लिए है जिन्हें पानी से बेहद नफरत है, और रेबीज से भी। ये इस कॉन्टिनेंट की सबसे मुश्किल से पहुंच वाली जगह है। ये वो पॉइंट है जहां आप किसी भी महासागर से सबसे दूर होते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट चाइना में कजाकिस्तान सीमा के पास है और ये निकटतम समुद्र तट से लगभग 2645 किलोमीटर दूर मानी जाती है। समुद्र से डरने वालों के लिए ये एक स्वर्ग जैसा है। लाइट पॉल्यूशन। आइए सच में एक हल्के विषय पर गौर करते हैं। दुनिया में लाइट पॉल्यूशन सबसे ज्यादा आबादी और प्रगतिशील देशों की तरफ इशारा करता है। वातावरण में लाइट पॉल्यूशन इंसानों द्वारा बनाए गए साधनों का नतीजा है। ये नक्शा आकाश के शिखर की चमक को नापने के लिए एक विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट का इस्तेमाल करता है। आप न्यूयॉर्क, शिकागो, शंघाई और टोक्यो जैसी जगहों को कुछ सबसे चमकीले लाइट सोर्सेज के रूप में आसानी से देख सकते हैं। कुछ ऐसे शहर जिनके इस नक्शे में होने की आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, वो है नीदरलैंड और अलास्का का प्रूडो बे। नक्शे में पूरी तरह से गायब नॉर्थ कोरिया जैसी विश्व शक्ति हैं, जहां लगभग पूरी तरह से अंधेरा है। हंसना मत भाई, पर दुनिया की सबसे बड़ी सेना और मामूली पावर सप्लाई कभी भी खराब कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। पॉल्यूटेड नदियों का नक्शा। बदकिस्मती से पॉल्यूशन के कई रूप हैं और ये उस पॉइंट पर पहुंच गया है कि अब हम सटीक अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लास्टिक जैसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट हमारे समुद्रों में कहां से डाले जा रहे हैं। दुनिया भर में प्लास्टिक पॉल्यूशन हॉटस्पॉट का ये संभावित नक्शा ओशन क्लीनअप कंपनी द्वारा बनाया गया था। बताया जाता है कि फिलीपींस में मनीला खाड़ी जैसे इलाके से नदियां हर साल कुल 3,16,000 टन प्लास्टिक समुद्र में ले जाती हैं। अकेले कुआलालंपुर में क्लैंग नदी लगभग 15,000 टन प्लास्टिक समुद्र में ले जाती है, जबकि मुंबई में उल्हास नदी 16,600 टन प्लास्टिक ले जाती है। एशिया से अमेरिका तक नदियों के पॉल्यूटेंट का ये अंतर चौंका देने वाला है। इससे पता चलता है कि कैसे करंट इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस और इन एक्सपोर्ट कंट्रीज द्वारा सस्ते माल का उपयोग हमारे महासागरों पर किस तरह कहर बरपा रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे समुद्री जीव भी मर जाते हैं और दुनिया भर में जहरीला पानी भी बढ़ता जा रहा है। ध्यान रहे दोस्त, आप जो पीते हैं वही बन जाते हैं। प्लास्टिक का समंदर। समुद्र में प्लास्टिक का पाया जाना अभी केवल एक शुरुआत है। अनुमान है कि समुद्र में 5 ट्रिलियन से अधिक प्लास्टिक के टुकड़े हैं, जिनका कुल वजन 2,68,940 टन है, जो वर्तमान में हमारे समुद्र में तैर रहे हैं। डंपाक का ये नक्शा प्लास्टिक के उन टुकड़ों का प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। सिर्फ इसलिए कि अमेरिका प्लास्टिक डंपिंग नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इससे प्रभावित नहीं है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लगभग 930 बिलियन प्लास्टिक के टुकड़े हैं। इनमें से कई प्लास्टिक के टुकड़े ईस्ट कोस्ट के देशों में जमा हो रहे हैं। कोस्टल एनवायरनमेंट और फिशिंग इंडस्ट्री पर इसका बहुत गहरा असर हो रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन से सटे देशों के लिए ये एक चिंता का विषय होना चाहिए, जिसमें 1.9 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े 96,000 टन वजन के साथ उन्हें जकड़े हुए हैं। इसलिए भविष्य में जब भी आप प्लास्टिक खरीदें या उसे डिस्पोज करें तो इन बातों को जरूर याद रखें।
जरा सोचो मेरे दोस्त, अगर ग्रेटा थनबर्ग होती तो क्या करती। पॉल्यूशन से होने वाली मौत का नक्शा। पॉल्यूशन का इस तरह से ये नक्शा न केवल दुनिया को बचाने के बारे में है बल्कि लोगों को बचाने के लिए भी है। ग्लोबल लाइंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन से इस नक्शे में मॉडर्न पॉल्यूशन के ह्यूमन इफेक्ट्स पर डेटा इकट्ठा किया गया है। ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण होने वाला पॉल्यूशन है, जैसे एयर, केमिकल और मिट्टी का कंटेमिनेशन। इससे पता चलता है कि पॉल्यूशन के कारण प्रति मिलियन में कितनी मौतें हुई हैं और दुनिया में इसकी सबसे खराब स्थिति कहां पर है। सोमालिया सबसे बुरी तरह प्रभावित एरिया है, जिसके बारे में अनुमान है कि पॉल्यूशन के कारण यहां प्रति मिलियन 3261 मौतें होती हैं। अमेरिका में यह आंकड़ा सिकुड़कर 483 मौतें प्रति मिलियन का है। हैरान करने वाली बात यह है कि नक्शे पर सबसे कम मौतें ब्रुनेई में 95 प्रति मिलियन के साथ दर्ज की गईं। इस छोटे से देश में हवा की क्वालिटी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा इसे दुनिया में सबसे ज्यादा रहने लायक जगहों में से एक माना जाता है, लेकिन ये एक ऐसा देश भी है जहां गाली बकने पर भी मौत की सजा हो सकती है। इसलिए मेरे दोस्त, इतनी सारी तारीफें ज्यादा मायने नहीं रखती। सबसे कीमती ब्रांड्स वाला नक्शा। अगर आप दुनिया भर के 500 टॉप ब्रांड्स को चुनते हैं और हर देश को उनके टॉप परफॉर्मिंग ब्रांड्स के साथ रेट करते हैं तो आपको आपकी लिस्ट कैसी दिखेगी। ये रिजल्ट्स ब्रांड डायरेक्टरी की टॉप 500 ब्रांड वैल्यूज कंपनीज के 2020 के वैल्यूएशन से लिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि अमेज़न अमेरिका का टॉप ब्रांड होगा, लेकिन अमेज़न सिर्फ 2019 में गूगल और एप्पल दोनों को पछाड़कर $220 बिलियन के बड़े वैल्यूएशन के साथ नंबर 1 पर पहुंच गया। तकनीकी समझ रखने वाले और टॉप कमाई करने वाली साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग है, जिसकी कीमत $94.4 बिलियन है। बैंकिंग सेक्टर में चाइना के ICBC बैंक की ब्रांड वैल्यू लगभग $80.7 बिलियन की है। इसके बाद रशिया का एसबर बैंक है, जिसकी ब्रांड वैल्यू $12.8 बिलियन है। क्लाइमेट प्रोटेस्ट के बावजूद तेल और गैस की दिग्गज कंपनी शेल अभी भी $47.5 बिलियन के साथ नीदरलैंड की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। सऊदी अरब की नई कंपनी सऊदी अरामको $47 बिलियन वैल्यू के साथ शेल कंपनी पर भारी है। जर्मनी में मर्सिडीज, जापान में टोयोटा, भारत में टाटा, स्वीडन में आइकिया और इटली में गुची, जो सभी अपने देशों के नाम से पहचाने जाते हैं, अपने अपने देश में ब्रांड्स में टॉप पर हैं। लेकिन ऐसे कई देश हैं जिन्हें आप उस टॉप 500 की लिस्ट में देखने की उम्मीद करेंगे, जो कि लिस्ट में नहीं है। ईस्टर्न यूरोप में अंधेरा दिखाई दे सकता है, लेकिन सोवियत शासन के एक लंबे और दर्दनाक दौर के बाद अब ये एक गोल्ड इकोनॉमिक एरा की शुरुआत कर रहा है। कजाकिस्तान और अजरबैजान की इकोनॉमिक्स भी इसी तरह आर्थिक उथल पुथल के दौर का अनुभव कर रही है। सेंट्रल अफ्रीका खराब बुनियादी ढांचे, लिमिटेड टैक्स बेस, कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और मुश्किल बाहरी परिस्थितियों से जूझ रहा है, जिससे किसी भी बड़े ब्रांड का यहाँ पनपना मुश्किल हो गया है। न्यूजीलैंड ने चौंकाने वाली कटौती नहीं की, लेकिन फेयरली कहा जाए तो पिछले 40 सालों में उसकी इकोनॉमी सिर्फ एक बड़े इंडस्ट्रियल बेस में बदल कर रह गई है। कुल मिलाकर मैं इसे दुनिया को देखने का बिल्कुल नया तरीका कहूंगा। मर्चेंडाइज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मैप। अंत में ये कुछ ऐसे नक्शे हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड के बारे में आपके विचारों को चुनौती दे सकते हैं। इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने हर देश पर अपना 2019 का एक बिजनेस प्रोफाइल जारी किया। इसमें यह खुलासा किया कि कौन से देश एक दूसरे के साथ सबसे बड़े गुड्स ट्रेड में जुड़े हैं। इस बिजनेस प्रोफाइल में कमर्शियल सर्विस ट्रेड को शामिल नहीं किया गया था। जब हम हर देश के प्राइमरी इंपोर्टर पार्टनर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं तो नक्शा ऐसा दिखाई देता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मशीनरी और कंप्यूटर जैसे महत्वपूर्ण इंपोर्ट की बदौलत चाइना दुनिया की कई महाशक्तियों के इंपोर्ट मार्केट्स पर आश्चर्यजनक रूप से हावी है। चाइना अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, माइनिंग और फ्यूल जैसी चीजों के लिए यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड पावर पर बहुत ज्यादा निर्भर है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में रशिया, भारत, इजराइल और सऊदी अरब जैसे महत्वपूर्ण मजबूत देशों ने यूरोपियन यूनियन को अपने टॉप इंपोर्ट पार्टनर के रूप में चुना है। यूरोपियन यूनियन में नीदरलैंड जैसे तेल और गैस और जर्मनी जैसे मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज शामिल हैं। चाइना की स्लो इकोनॉमी को देखते हुए ये बात समझ आती है। हालांकि अगर हम स्थिति को उलट दें और इन सभी देशों के इंपोर्ट मार्केट्स को दिखाएं तो हम देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी महाशक्तियों का एक बड़ा रोल है। चाइना और यूरोप दोनों अपने माल का ज्यादातर हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका शराब, कॉफी और ब्रेड जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ साथ कार, तेल और कंप्यूटर जैसे नॉन एग्रीकल्चरल आइटम्स का बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है। रशिया, अमेरिका, इजराइल अपना माल ज्यादातर यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं,
यूरोप अपना ज़्यादातर माल इंपोर्ट करता है, जिसमें तेल, मोबाइल फ़ोन, टूल्स, कंप्यूटर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉफ़ी, सोयाबीन, ताड़ का तेल और कोको बीन्स शामिल हैं। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि चाइना साउथ ईस्ट देशों के एक्सपोर्ट्स पर हावी है, जैसे साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस नक्शे को देखकर आपको बिना किसी शर्त के ये मानना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन और चाइना दुनिया पर कब्जा करने की साजिश रच रहे हैं। आपको इनमें से कौन सा नक्शा सबसे मजेदार लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।